जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. हा असा एक कार्यक्रम आहे जिथे राजकीय आणि त्याचबरोबर सामाजिक विषयांवर भविष्यवाणी आपण वर्तवत असतो आणि अशी भविष्यवाणी जी 100% आतापर्यंत खरी होत आलेली आहे. पंडित राजकुमार शर्मा पुन्हा एकदा आपल्याबरोबर आलेले आहेत. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है. आप हमारे शो में हमेशा आते हो और चार चांद लगा देते हो हमारे शो को, ऐसा कहना चाहिए. आज शुरुआत मैं आप ही के एक पहले प्रोग्राम से करने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि आगे मुझे उसी के ऊपर आपसे कुछ सवाल पूछने हैं. विषय असा आहे, गुजरातमध्ये आत्ता जी राजकीय परिस्थिती उद्भवली आहे त्याची भविष्यवाणी आपल्या या कार्यक्रमात यापूर्वीच झाली होती आणि ती सुद्धा 3 ते 4 महिन्यांच्या पूर्वी मे महिन्यामध्ये. सगळ्यात आधी ऐकूया पंडित राजकुमार शर्मा मे महिन्यात आनंदीबेन पटेल यांच्या भवितव्याबद्दल काय बोलले होते ते, आणि नंतर मी त्यांच्याकडे वळते प्रश्न विचारणार आहे. अगर हम अच्छी तरह से आनंदीबेन की कुंडली का अध्ययन करें कि उनकी बेटी राज्यसभा में गई हुई है और कहीं ना कहीं आप ये समझ लें कि 19/2/2017 से पहले आनंदीबेन को बदला जा सकता है और बदले जाने के 99% कुंडली में उनके ग्रह दशा निर्माण हुए हैं. अच्छा. मगर कब होगा ये फरवरी 2017 से पहले हो जाएगा. अब इसमें दो बातें हैं. एक तो उनको बदला जा सकता है, आपने कहा था बदल दिया गया है, और एक बात आपने कही थी कि कब बदला जा सकता है वो भी खरा उतरा हुआ है आपकी भविष्यवाणी में. फेब से पहले तो अगस्त चल रहा है. अब बताइए कि जो एक बात सामने आई है नए सीएम के चुनाव में, विजय रूपानी जी को अब कमान सौंपी गई है बीजेपी, गुजरात बीजेपी की. जो उनके सामने की चुनौती है, आपको क्या लगता है? क्योंकि ऐसे नजर में आया है कि बीजेपी के 2 गुट दिखे गए हैं इस चुनाव के दरमियान गुजरात बीजेपी में. हाँ, बिल्कुल. सबसे पहले तो उस प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह भविष्यवाणियाँ सत्य हो रही हैं. तो आप लोगों का अभिनंदन और आप लोगों के जो लेटर्स आते हैं. अब इन्होंने जो सवाल किया वो बहुत ही पेचीदा सवाल है, क्योंकि गुजरात जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है. एक बात ध्यान से देखिए आप, क्योंकि 15 साल से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का कमल खिला रही है और आनंदीबेन पटेल के आते ही वो कमल थोड़ा सा मुरझाता हुआ दिखाई दिया और उसके ऊपर गुरदास कामत ने थोड़ी सी और धूप छिड़क दी कॉरपोरेशन के इलेक्शन में विजयी होकर. अब बात करते हैं विजय रूपानी की, जो एक जैन नेता है. मित्रों, 2/8/1956, आपको हैरानगी होगी कि 2 तारीख को जिस बंदे का जन्मदिन है और 3 तारीख को वो उस प्रांत का, गुजरात का मुख्यमंत्री मतलब घोषित हो जाता है. कितनी बड़ी सुंदर बात है. सबसे पहले तो विजय रूपानी को राजमंत्र की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और जय जिनेंद्र. और यहाँ तक उनके भविष्य की बात करें, जो आपने सवाल किया है, जो दर्शक बहुत उत्सुकता से सुनने की ताद में है कि 2/8/1956 विजय रूपानी जो है उनका जन्म बर्मा में हुआ, रंगून में, जिसको आज म्यांमार कहते हैं. आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अपने पास सब्जेक्ट बहुत हैं. हाँ. मकर राशि, मकर लगन का व्यक्ति और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, लग्नाधिपति शनि जो उनके लाभ के घर में बैठा हुआ है, और 3/7/2018 तक शनि की महादशा. जैसे मैं कहता हूं ना कि उद्धव जी की कुंडली में राहु जाते जाते जैकपॉट दे देगा, शनि जाते जाते जैकपॉट दे देगा. इनको शनि ने जाते जाते जैकपॉट दे दिया और सबसे आज के दिन धनाढ्य स्टेट का चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया, जो मोदी जी को रिप्लेस करता है. वो बहुत बड़ी बात है. इसलिए आज अगर उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो शनि और मंगल इकट्ठे बैठे हुए हैं. आपने जो बोला कि वहां पे 2 गुट बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पे 2 नहीं 3 गुट बने हुए हैं. जैसे ही नरेंद्र मोदी वहां से एग्जिट होकर पीएम बने, वहां पर वातावरण बदल गया. राजनीति 3 कोनों में चली गई. पटेल, जैन और वहाँ के जो लोकल नेता हैं उनके अंदर काफ़ी घमासान चलता जा रहा है. इसलिए विजय रूपानी के ऊपर बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आगे आने वाले दिनों में इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि बीजेपी की कमान विजय रूपानी के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे
और वहाँ पर कांग्रेस अपनी सत्ता काबिज करके बैठ जाए। एक तो अंदर खाते में बहुत बड़े बड़े विरोध उनके नाम पर, क्योंकि दूसरा नाम जो है वो किसी पटेल साहब का है, जिनको उन्होंने पटेलों को खुश करने के लिए, क्योंकि वहाँ के फैक्टर इस वक्त बदल चुके हैं, राजनीति बदल चुकी है। मंगल और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, इनके 12वें 11वें घर में शनि बैठा हुआ है। वातावरण इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मगर डेफिनेटली आज तो उनको बधाई देने के लिए मेरा मन करता है, भगवान उनको ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दे कि वो इन चुनौतियों से जूझ सके। बट डेफिनेटली थिंग्स आर नॉट वेरी फेवरेबल फॉर आइदर फॉर विजय रूपानी, नाइदर फॉर विजय रूपानी और नॉर फॉर बीजेपी इन गुजरात। पंडित जी, एक गंभीर बात आपने कही है इस बीच कि कांग्रेस आती हुई दिखती है आपको आने वाले कुछ सालों में गुजरात में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप कांग्रेस की बात छिड़ गई है, राजकीय भविष्यवाणी हमने आपसे काफ़ी सुनी है सोनिया गांधी जी के बारे में, तो आपकी उनकी तबीयत के बारे में जो आपने भविष्यवाणी की थी वो भी सही उतरी हुई है। इस वक्त सोनिया गांधी जिस प्रकार जूझ रही है और फिलहाल अस्पताल में है अभी भी सोनिया गांधी, तो कहिए कि आगे की उनकी कुंडली क्या कह रही है इस वक्त? देखिए, सोनिया गांधी जी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 9/12/1946 तुरिन में उनका जन्म हुआ, इटली के एक छोटे से गांव में। और वहाँ से उठकर हमारे देश की पुत्रवधू बनती हैं, राजीव जी की पत्नी और इंदिरा जी की बहू। इतना बड़ा सम्मान, और कांग्रेस को पुनर्गठित करती हैं। आप देखिए, मिथुन राशि है उनकी, और आज के दिन आपको याद होगा बहुत से लोगों ने हमारे कार्यक्रम को सराहा भी है, और हमने वापस वो सर्कुलेट किया कि भाई उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। पंडित जी, आपको भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पास भी 500 से ज़्यादा ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आए हुए हैं जिनमें उन्होंने खुद ने ये जिक्र किया है कि ये भविष्यवाणी पंडित जी पहले कर चुके थे। जी, बहुत अभिनंदन आप लोग करते हैं, इसलिए और खुशी होती है। और अध्ययन करके आपके सामने आते हैं हम। और 3/7/2012 से लेकर सोनिया गांधी जी की कुंडली के ऊपर केतु की महादशा चल रही है। मित्रों, केतु 2 चीज़ों से जुड़ा हुआ है, एक तो बोन्स के साथ जुड़ा होता है, और दूसरा कहीं ना कहीं लिवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन और पेट के साथ में जुड़ा हुआ है। 2012 के बाद में अगर आप देखेंगे तो कि वो अमेरिका गई, उन्होंने अपना इलाज करवाया वहाँ पे, और कहीं ना कहीं अब वाराणसी में उनकी तबीयत अचानक ख़राब होने की वजह से, पहले वो वाराणसी में दाखिल थी हॉस्पिटल में, अभी गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में दाखिल हैं। तो कल या परसों उनके शोल्डर का ऑपरेशन हुआ है, तो केतु बोन्स के साथ रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं मित्रों, मैं दिसंबर में ये बात कही थी कि केतु की महादशा चल रही है, और केतु की महादशा की वजह से उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से ये सवाल किया गया था कि राहुल गांधी को अध्यक्ष कैसे बना सकते हैं, तो मैंने कहा था कि सोनिया जी की तबीयत की वजह से उनको अध्यक्ष बना सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आज फिर ये बात दोहराता हूँ कि उनकी तबीयत आगे आने वाले दिनों में भी थोड़ी सी खराब रहने वाली है। डेफिनेटली एक आरोग्य पूजा, नज़रदोष और आरोग्य वृद्धि के लिए उनके लिए कांग्रेस को सिंसियरली महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 10/11/2016 तक उनकी तबीयत, अब वो ठीक हो जाएंगी, उसके बाद फिर तबीयत खराब होने के योग बनते हैं। बट आई विल विश हर ए वेरी गुड हेल्थ। भगवान करे उनकी सेहत अच्छी हो, दीर्घायु हो, और उनके जीवन में उनके सामने उनके पुत्र प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनकी भी खुशी अच्छी रहेगी। इसलिए हमारी पूरी टीम की तरफ से सोनिया गांधी को अच्छी सेहत, गेट वेल सून का आशीर्वाद और शुभकामनाएं। बिल्कुल। पंडित जी, अब कुछ केंद्र की बातें उठाई हुई है, तो जीएसटी के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी। जीएसटी बिल तो पास हो गया है, लोकसभा में भी सोमवार को, क्योंकि बीजेपी तो बहुमत में है, लोकसभा में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए जीएसटी पास होने में। तो क्या आगे का जीएसटी का जो मार्ग है, क्या वो भी इतना सरल है जितना इस बार हमें देखने मिला केंद्र में? देखिए, इस अधिवेशन से पहले मैंने ये कहा था कि जीएसटी बिल पास हो जाएगा, मगर इस अधिवेशन शुरू होने से पहले जब आपने पूछा था तो मैंने बोला था कि मुश्किल है, क्योंकि वातावरण ही इस तरह का निर्माण हो रहा था। कितने ही अधिवेशन जीएसटी बिल की वजह से धुल गए, विरोधियों ने
समर्थन नहीं दिया। आज अगर हम आपकी, जैसे ही आपने प्रश्न पूछा है, तो आज अगर हम बात करें तो जीएसटी बिल रुजुता जी पास हो चुका है ऑलमोस्ट। जी हाँ। जो अमेंडमेंट्स हैं, जो उसमें चेंजेस आई हैं, वो चेंजेस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, अरुण जेटली को बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े। हाँ, कांग्रेस मान गई। देश के हित के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने इसके ऊपर मोहर लगा दी। इसके लिए मैं उनके देश प्रेम की सलांगा करता हूं यहाँ पर कि उन्होंने इतना प्रेम दिखाया। एक आम आदमी जो त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, एक आम आदमी जो टैक्स की मार से त्रस्त है, एक तो इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, स्वच्छ टैक्स, दुनिया भर के टैक्सेस एक आदमी के ऊपर लग गए हैं। एक आदमी पगार लेता है, घर में लेकर आता है 1 लाख से 60,000 रुपये, और 60,000 रुपये में भी उसकी EMI कट जाती है। और मगर जीएसटी से डेफिनेटली आम आदमी को फ़ायदा होगा। और जीएसटी पास हो चुका है। By the end of April 2017, you will see that Narendra Modi and Arun Jaitley and his team will be able to applicable GST bill in the country, and there will be lot of greenery, बहुत ही खुशहाली का वातावरण बनता हुआ दिखाई देता है। मगर अभी भी विरोध बाकी हैं। आप देखेंगे विंटर सीजन में कहीं ना कहीं जीएसटी के ऊपर फिर हंगामे खड़े होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें 2 या 3 पॉइंट ऐसे हैं, मैं बड़ी गहनता से, गंभीरता से उसको पढ़ चुका हूँ। कहीं ना कहीं 1 या 2 चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर हंगामा होने के आसार अभी भी नज़र आते हैं। बट मोटा मोटी ये बिल पास हो चुका है। इसलिए हमारा पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी इस बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल पंडित जी, काफ़ी सारे विषय हैं जो आज हमें उठाने हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, राज्य की ओर रुख करते हैं, और वो है जो महाड़ में हमें देखने को मिला जो आपदा वहाँ पे हमें देखने को मिली, जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, अतिवृष्टि का माहौल जो इस वक्त बना हुआ है। आपने ये भी भविष्यवाणी आप पहले इस सीजन से पहले ही कर चुके हो। बिल्कुल, अक्षय तृतीया से 1 दिन पहले। हाँ बिल्कुल, आप कर चुके हो। और अब बताइए कि क्या इस स्थिति से हमें राहत मिलती दिखती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सारे दर्शकों का बहुत ही अभिनंदन करता हूं जिन्होंने हज़ारों की तादाद पे हमें व्हाट्सएप, SMS और अतिवृष्टि की भविष्यवाणी के लिए कि आपने बोला था कि देवेंद्र फडणवीस सरकार को पानी संभालना भारी पड़ेगा, और वो आपने देखा किस तरह का वातावरण बना हुआ है। अब हम नक्षत्रों की बात करते हैं मित्रों। 11 तारीख तक राहु और गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हुए हैं, और 16/9/2016 तक मंगल और शनि विश्व योग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। हम इसी के बीच में नक्षत्रों की बात करते हैं तो अभी भी बला टली नहीं है। यहाँ पर मैं आपके शो के माध्यम से, ये शो आपका है इसलिए मैं आपके शो के माध्यम से आप सबको ये आगाह करता हूँ, और देवेंद्र फडणवीस और उनकी पूरी टीम को रिक्वेस्ट करता हूं कि पानी से बचने के लिए अभी भी बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे। आप ध्यान से सुनिए, जितने भी डैम थे, जितनी भी धरणें थी, वो भर चुकी हैं, ओवरफ्लो हो रही हैं। मगर मैंने यहाँ प्रेडिक्ट क्या किया था कि जिन जगहों के ऊपर, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो महाराष्ट्र है, वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होगी, और उस बारिश का कहर लोगों को तकलीफ़ में डालेगा। बहुत सी तकलीफ़ें बढ़ेंगी, और वो हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, लातूर, उस्मानाबाद, जलगांव, भीड़, उदगीर, इन जितने भी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बारिश ना होने से सूखा पड़ा हुआ था, ट्रेन्स जा रही थी, इन जगहों के ऊपर बाढ़ आने के योग हैं। नासिक, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, भीड़, इन सबकी अगर हम लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड देखें और आज का गोचर देखें, क्योंकि गोचर के ऊपर हम ये प्रश्न कुंडली बनाकर आपके शो के माध्यम से भविष्यवाणी करते हैं। इन जगहों के ऊपर कोल्हापुर में बाढ़ आ चुकी, औरंगाबाद में बाढ़ आ चुकी। औरंगाबाद में तो आपने कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल। नाना पाटेकर ने लोगों को पानी पिलाया, लोगों की मदद की, सूखे से पीड़ित बच्चों को का स्कूल चालू किया, और अब यहाँ पर पानी से त्रस्त लोगों को भी हमको मदद करनी है। और देवेंद्र फडणवीस सरकार से फिर मैं कहूँगा कि पहले इंद्र देवता रुष्ट हुए थे तो सूखा पड़ा हुआ था,
अब इंद्र देवता क्रोधित हुए हैं, हमको फिर एक उनके क्रोध को शांत करने के लिए इंद्र का आवाहन करना चाहिए। पुराने सतयुग से लेकर द्वापर त्रेता तक राजा महाराजा इंद्र का आवाहन करने के लिए पूजा पाठ यज्ञ करते थे। हमारे लोगों को भी इस यज्ञ में और इन दुआओं को करना चाहिए ताकि हमारे लोग सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल, और हमें भी साथ देना चाहिए इस प्रयास में मुख्यमंत्री जी का। बिल्कुल 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 साथ हैं, हम तो हमेशा ही साथ हैं। ऑफ कोर्स पंडित जी, लेकिन एक ऐसा हुआ कि जब महाड़ में प्रकाश जी मेहता गए हुए थे तो वो विवाद में घिर गए इसलिए क्योंकि उनकी बदसलूकी उन्होंने एक पत्रकार के साथ की। तो क्या प्रकाश मेहता जी की कुंडली आपने देखी है? क्या कहता है उनकी कुंडली इस वक्त क्या कहती है? देखिए, यहाँ तक प्रकाश मेहता की बात करें, एक गुजराती बहुत ही शांत रहने वाला व्यक्ति, मेरी उनसे 1-2 बार मुलाकात भी हो चुकी है। और अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करें तो शनि मंगल डेफिनेटली बहुत अच्छा नहीं है। 16/9 तक उनको क्रोध को शांत रखना चाहिए। और वैसे भी एक बात और है कि उनके पास 2 खाते थे, एक खाता उनका दूसरे किसी मंत्री को दे दिया गया है। तो कभी कभी व्यक्ति अपने नुकसान की वजह से भी थोड़ा सा दुखी रहता है। मगर प्रकाश की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ही इज़ ए वेरी सिंपल एंड स्वीट एंड शांत, बहुत ही शांत आदमी है। वहाँ पर उस वक्त क्या हुआ, उसका मीडिया ने कैसे रिएक्शन किया, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मगर प्रकाश की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वो बहुत ही सिंपल साधारण व्यक्ति है। पर आज के दिन 16/9/2016 तक उनको शांत रहना चाहिए और पॉसिबली गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पंडित जी, क्योंकि उनको कोई हानि नहीं पहुंचती, ये आपका कहने का मतलब है? हानि पहुंचती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि एक हानि पहुंच चुकी है ऑलरेडी। और अब यहाँ तक बात करें तो उस वक्त वो सेल्फी ले रहे थे। एक अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, प्रकाश मेहता हो, देवेंद्र फडणवीस हो, राजकुमार शर्मा हो और रुजुता लुकटुके हो, हर आदमी के अंदर एक बच्चा होता है। उस बच्चे को अगर कभी जागरूक होना पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गलती कर रहा है। हाँ ठीक है, उन्होंने सेल्फी ली, उसमें मैं तो ये कहूँगा कि उनका एक दूसरा रूप देखिए कि कितने बच्चे की तरह सेल्फी ली। ठीक है, ही इज़ ए वेरी बिग लीडर, बट समवेयर वो एक बहुत ही शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। एंड आई लाइक हिम पर्सनली एंड ही इज़ ए नाइस पर्सन। ये जो भी हुआ है, ये वाद विवाद मुझे नहीं समझता कि इसमें कैसे उन्होंने इतना गुस्सा दिखाया, पर गुस्सा दिखाया ज़रूर है। इसलिए भैया शांत रहो, क्योंकि ये राजनीति है और मीडिया जो है वो आप लोगों के बीच का ही है। आप मीडिया के हो, मीडिया आपका है। पंडित जी, अब एक ऐसा सवाल, एक ऐसी भविष्यवाणी आपसे चाहते हैं कि ऋतिक रोशन भी जिसको उतावल होके देखते होंगे, हाँ। मोहनजोदड़ो, उनकी फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मोहनजोदड़ो और गवारीकर, आशुतोष गवारीकर की फिल्म है, जिन्होंने आन फिल्म बनाई। और बड़े दिनों बाद ऋतिक रोशन एक बड़े पर्दे के ऊपर बड़ी ही सुंदर छवि में दिखाई दे रहे हैं। और ऋतिक की कुंडली का अध्ययन करें और शुक्र और शनि, आपको याद होगा कि जब बाजीराव मस्तानी आने वाली थी तो मैंने बोला था इट्स अनदर मुगल आजम, याद होगा आपको। मगर आज अगर हम ऋतिक की कुंडली का अध्ययन करते हैं, गवारीकर की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये फिल्म भी कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होगी और एक सुपरहिट मूवी और देश की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाने वाली, जिसमें आप ये समझ लें कि ऋतिक रोशन ऐसे फिट हुए होंगे जैसे कि वो पिक्चर उन्हीं के लिए इंतज़ार कर रही थी। क्या बात है। हाँ बिल्कुल पंडित जी, हमारे लिए भी एक अच्छी बात है क्योंकि एक अच्छी फिल्म हमें देखने मिलने वाली है उस बहाने। पंडित जी, इसके बाद शेयर मार्केट की तरफ आपको लेके चल रही हूँ, और उसी में क्योंकि अगले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी, शायद रघुराम जी की ये आखिरी पॉलिसी हो, वो भी अगले हफ्ते आ रही है। तो बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी में आप और बाजार में आपको शेयर मार्केट में क्या दिखता है आने वाले हफ्ते में? देखिए, पहले मैं आपके एक छोटी सी परमिशन लेता हूँ आपसे कि रियो ओलंपिक में हमारे बच्चे गए हुए हैं और उनको सबसे पहले जय महाराष्ट्र की तरफ से आप ही उनको बेस्ट विशेस कहिए।
बिल्कुल, क्योंकि स्पोर्ट्स तो आपका चहेता है, आप तो पसंदीदा स्पोर्ट्स शो भी करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आणि म्हणून या माध्यमातून आणि पंडितजींकडनं आणि जय महाराष्ट्राकडनं 118 मोठं पथक भारताचं गेलंय ऑलिम्पिकमध्ये खेळायला आणि आपण त्या सगळ्यांना शुभेच्छा देऊया। पंडित जी, आप जो शुभेच्छा देंगे वही फाइनल होगा इस शो में। धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि हम। मित्रों, हमारी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद जो वहाँ गए हैं और कुंडली के माध्यम से मंगल की परिस्थिति देखते हैं तो डेफिनेटली 2-3 गोल्ड और 4-5 सिल्वर आने के पूरे पूरे योग बनते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि 118 में से 20 गोल्ड और 50 वो आएँ, पर मंगल आज शनि के साथ में चिटका हुआ है जिसके कारण सिल्वर ज़्यादा आएंगे और गोल्ड कम आएंगे। बट आई विश देम ऑल द बेस्ट। भगवान करे हमारे देश का नाम रोशन करे। सबसे बड़ा क्रू ओलंपिक में हमारा सबसे बड़ा क्रू मोदी जी ने भेजा है। सो ये बहुत ही बढ़िया बात है खिलाड़ियों के लिए, और नड्डा जी के लिए भी मैं दुआ करूंगा कि उनके अध्यक्षता में खेल मंत्री हैं, बड़ी सफलता भारत को मिले। पंडित जी, इसके बाद जो है शेयर मार्केट की बात बिल्कुल, सॉरी मैंने आपको बीच में ही टोक दिया। नहीं, अच्छा शेयर मार्केट की बात करें तो मित्रों, शेयर मार्केट जैसे हमने बोला था तो परसों एक बड़ा गोता खा के कल फिर उठ गया, मगर जीएसटी बिल, मॉनेटरी पॉलिसी, ऊपर से अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट की कुछ जो दरें हैं वो भी काफ़ी फेवरेबल आई हुई हैं, तेल की घटती हुई कीमतें, और कहीं ना कहीं एक बात साफ साफ नज़र आ रही है कि जीएसटी बिल के पास होने के बाद, एफआईआईज के फ्लो के बाद मैं जो नेगेटिव था अभी मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ। ऊपर से 11 तारीख को राहु और गुरु चांडाल योग खत्म हो जाएगा। 28,076 के ऊपर मार्केट बंद हुई थी। इट लुक्स लाइक दैट अगले हफ्ते 28,800 को पार कर जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि अगले 2 महीनों में मार्केट 30,000 का आंकड़ा पार कर सकती है, क्योंकि हमने बोला था कि ये साल के एंड से पहले पहले मार्केट 30,000, मगर कहीं ना कहीं दीपावली से पहले ही मार्केट जो है वो 30,000 का आंकड़ा छू सकती है। और नीचे का स्तर हमारा आज भी 27,200 27,300 का है। और निफ्टी की बात करें तो 8683 का निफ्टी ने 87 तक भी गई थी। 8,000 डेफिनेटली 8,750 का हमारा इस वीक का है, और अगले दिनों डेफिनेटली बिफोर दीपावली ये 9,000 का आंकड़ा भी एक बार देख सकती है। 8,900 तो डेफिनेटली दे सकती है। नीचे का स्तर जो है 8,580 ओनली फॉर दिस वीक। अब गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो बड़े बड़े जंप लग गए, मगर फ्राइडे को गोल्ड ने एक गोता खाया, 800 पॉइंट का गोता खाया। पर मैं आज भी गोल्ड के लिए बुलिश हूँ। नीचे का स्तर गोल्ड का 30,800 का और ऊपर का 32,000 रुपये। सिल्वर आपको हमेशा कहता आया मैं, सिल्वर 49,000 छू कर नीचे आ गया। 46,300 के ऊपर बंद हुआ है। नीचे का स्तर हमारा 45,700 का है। दिस इज़ अ टाइम टू अगेन एंटर 45,700, एंड ऊपर का स्तर मेरा क्लियरली 49,000 का वापस है। क्रूड ऑयल 2786 के ऊपर पर बैरल बंद हुआ, ये नीचे जा रहा है। 2650 के करीब करीब क्रूड ऑयल आ सकता है। ऊपर का स्तर बहुत बड़ा नहीं है, 2850 का ऊपर का स्तर नजर आता है। डाउ जोन 18,543 पे बंद हुआ है, एंड आई एम सीइंग डाउ जोन टचिंग 19,000 इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो हमारी भी चांदी का बिल्कुल, वहाँ से बाजार जैसे ही ऊपर जाता है तो पूरी दुनिया ऊपर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी पंडित जी, समय हो चला है कि आज हम शो में यही रुकेंगे, लेकिन आज भी कुछ अहम भविष्यवाणी आपने सुनाई है, तो हमें इंतज़ार रहेगा कि कब वो खरी उतरती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे शो में आपने हिस्सा लिया। एक शेवटचं, कारण काही प्रेक्षकांची नावं नेहमीप्रमाणे मी वाचून दाखवणार आहे। शेखर शिंदे, प्रमोद गोकर्ण हे कर्नाटकमधनं आपला शो बघत असतात। सायली राऊत, हरीश ताम्हणकर, मधुरा दापके आपला शो बघतात आणि त्यानंतर आपल्याला पत्र लिहून आपली मतं नियमितपणे कळवत असतात। तुमच्या सगळ्यांचे आभार, कारण तुमच्या पाठिंब्यामुळेच हा शो इथपर्यंत पोहोचला आहे। जय महाराष्ट्रवरचा हा सगळ्यात लोकप्रिय शो आहे, मला सांगायला आवडेल। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिस्सा लेने के लिए आज के शो में। आज इथेच थांबतो वेळेअभावी। तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।